आवाज़ में परिवर्तन थायराइड के ऑपरेशन के बाद में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन ये परिवर्तन क्यों आते हैं और क्या परिवर्तन आते हैं? क्या ये परिवर्तन कुछ वक्त के लिए ही सीमित है यानी टेम्पररी है, या ये हमेशा के लिए रह जाएगा? और इस परिवर्तन को कैसे हम कम कर सकते हैं, और अगर परिवर्तन आता भी है तो कैसे हम आपकी आवाज़ की जो प्रॉपर केयर कर सकते हैं? और अगर आपका परिवर्तन परमानेंटली हो जाता है तो वो ऐसे केसेस में भी ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपको इन सब के बारे में नहीं पता तो जुड़े रहिए मेरे साथ में, क्योंकि आज हम बात करेंगे ये टॉपिक पे बहुत ज़्यादा डिटेल में। ओके, नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल है। मैं एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर हूँ मुंबई से। इस वीडियो को शुरू करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट सूचना, अगर आपको आज का इस वीडियो अंग्रेज़ी भाषा में देखना है तो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस वीडियो को आप अंग्रेज़ी भाषा में पाएंगे। If you want to watch this video in English language, then on the I button and in the description box there is a link. If you click on that link, then this video will be played in English language for you. देखिए, थायराइड का जो ऑपरेशन होता है ना, ये बहुत ही साधारण ऑपरेशन है और बहुत ही ज़्यादा परफॉर्म किए जाने वाला एंडोक्राइन ऑपरेशन भी होता है। इनफैक्ट ये जो ऑपरेशन है ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल माना जाता है थायराइड की बहुत सारी समस्याओं में। लेकिन ये ऑपरेशन होने के बाद में एक बहुत ही साधारण साइड इफ़ेक्ट या तो फिर कॉम्प्लिकेशन कह दीजिए, वो होता है आपके आवाज़ में परिवर्तन। तो ये आवाज़ में परिवर्तन किस वजह से होता है और क्या प्रकार के आवाज़ में परिवर्तन आते हैं, इसी के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। इस वीडियो को जानने के पहले आपको ये समझ लेना काफ़ी ज़रूरी है कि हमारा आवाज़ जो है वो कैसे बनता है। देखिए, हमारा जो आवाज़ जो है ना, ये हमारी सबकी एक निजी पर्सनालिटी भी है। इनफैक्ट हमारे आवाज़ से बहुत लोग हमें पहचानते भी हैं। ये जो हमारी जो आवाज़ है ये बनती है एक कोऑर्डिनेशन से। हमारे दिमाग में एक स्पीच एरिया नाम का एक एरिया होता है। वहाँ से जब कमांड निकलता है तो ये कमांड का असर आपके गले में भी पहुँचता है। देखिए, हमारे गले में और हमारे मुंह के एरिया में एक बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं लैरिंक्स। और ये लैरिंक्स के अंदर बहुत सारी मसल्स और स्नायुएं हैं। तो जब ये सब स्नायुओं और आपके दिमाग के जो एरिया का जो कोऑर्डिनेशन है उसके वजह से ही आवाज़ बनती भी है। हमारे लैरिंक्स के एरिया में दो बहुत ही खास स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं वोकल कॉर्ड। और ये जो वोकल कॉर्ड जो होती है ना, इसमें क्या होता है, आवाज़ के लिए जब हम बात करते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जो भी हवा जाती है, ये हवा की वजह से ये वोकल कॉर्ड में काफ़ी हद तक फड़कना होता है। और ये जो वाइब्रेशंस होते हैं इसके वजह से आवाज़ की एक ध्वनि की तरंगें उत्पन्न होती है। और ये जो ध्वनि की तरंगे का जो रेजोनेशन होता है, इसी के वजह से बनता है हमारी आवाज़। यानी हमारी आवाज़ जो है, इसके लिए हमें सही तरीके का ब्रेन का स्पीच एरिया का फंक्शनिंग, हमारे जो लैरिंक्स की मसल का सही तरीके का कोऑर्डिनेशन और हमारे जो वोकल कॉर्ड है, ये तीनों का सम्मेलन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी जो वोकल कॉर्ड जो होती है ना, इसके वहाँ पे दो बहुत ही खास नस सप्लाई करती है। इसमें से पहली आ जाती है जिसको हम कहते हैं रिकरेंट लैरिंजल नर्व। ये रिकरेंट लैरिंजल नर्व ये निश्चित करती है कि हमारा जो वोकल कॉर्ड है वो कैसे वाइब्रेट होगा। और दूसरी जो नर्व है जिसको हम कहते हैं सुपीरियर लैरिंजल नर्व। ये जो सुपीरियर लैरिंजल नर्व जो है, ये हमारे जो वोकल कॉर्ड के अंदर का जो टेंशन जो होता है उसको कंट्रोल में रखती है। ये दोनों जो नसें हैं ये हमारे वोकल कॉर्ड के सही कार्य करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या है, हमारी जो थायराइड की ग्रंथि की जो हमारे शरीर के अंदर जो एनाटॉमी है उसके बहुत ही करीब से ये दोनों नसें पसार होती है।
तो इसी के वजह से जब थायराइड का ऑपरेशन किया जाता है, इन नसों को डैमेज होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और यही रीज़न भी है, वजह ही है जो आपकी आवाज़ में परिवर्तन लेके आता है। ठीक है, अब चलिए ये जानते हैं कि इन नसों को किस तरीके का नुकसान हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहला जो नुकसान होता है वो होता है मैकेनिकल नुकसान। जब भी थायराइड का ऑपरेशन होता है, आपके जो गर्दन का एरिया जो होता है उसको बहुत ही खींच के एक्सटेंडेड पोजीशन में रखा जाता है। तो कभी कभार ऐसा खिंचाव के वजह से, कभी कभी कंप्रेशन के वजह से इस नसों को डैमेज आ सकता है। दूसरा होता है एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट। जब आपका ऑपरेशन होता है, आपको बेहोशी करने वाली दवाई दी जाती है। तो ये बेहोशी की वाली जो दवाएं होती है, इसके वजह से भी कभी कभार इन नसों के अंदर अंदरूनी सूजन और इन्फ्लेमेशन आता है। दूसरा एक वजह ये भी है कि ऑपरेशन के दौरान एक खास प्रकार की हीट कॉटराइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या होती है ये? देखिए, कोई भी ऑपरेशन होगा तो कुछ ना कुछ खून का बहाव होता है। ये खून का बहाव इसलिए होता है कि जब भी चीरा हम लगाते हैं तो जो खून की जो नसें हैं उसमें भी ब्रेक आ जाता है। तो ये जो ब्रेक आने की वजह से खून बहता है, तो इस खून की नसों को बंद करने के लिए एक खास प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं हीट कॉटराइजेशन। तो जब ये हीट कॉटराइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, उसके वजह से भी कभी कभार इन नसों में डैमेज आ जाता है और इसकी वजह से आपके आवाज़ में परिवर्तन आता है। दूसरी एक वजह ये भी है कि बहुत सी बार ऑपरेशन के बाद में आपकी चमड़ी के नीचे एक थोड़ा बहुत खून का जमाव हो जाता है जिसको हम हिमेटोमा कहते हैं। उसके वजह से भी आपकी नसों को डैमेज होकर आवाज़ में चेंज आ सकता है। और एक वजह ये भी है कि बहुत बार क्या होता है, ऑपरेशन के पहले ही अगर आपका गॉइटर जो थायराइड का जो बड़ा सूजन है वो अगर बहुत बड़ा है, या तो फिर आपको थायराइड का कैंसर काफ़ी बड़ा है, तो वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर भी कभी कभार इन नसों को कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं। उसके वजह से भी आवाज़ में परिवर्तन आ जाता है। इनफैक्ट ये जो प्रॉब्लम है कभी कभार ही लंबे वक्त के लिए ये पॉइंट लेके भी आ सकता है। तो ये सभी वजह है जिसके वजह से आपके आवाज़ में परिवर्तन आ जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा सवाल लोगों का ये होता है कि क्या ये आवाज़ के परिवर्तन कुछ वक्त के लिए सीमित है या ये परमानेंट है? तो देखिए, यूजुअली ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका ऑपरेशन किस वजह से किया गया था। क्या तकनीक से आपका ऑपरेशन हुआ था? क्या ये पुराने ज़माने के कन्वेंशनल थायरॉयडेक्टमी हुई थी या आधुनिक तौर के जो स्कोपी वाले जो तकनीक है उसके वजह से किया गया है? इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी थायराइड की ग्रंथि निकाली गई थी। क्या ये संपूर्ण यानी टोटल थायरॉयडेक्टमी हुई थी या कुछ एक छोटा सा हिस्सा जिसको हम पार्शियल थायरॉयडेक्टमी हुआ था? इस पे भी डिपेंड करता है। ये बात पे भी डिपेंड करता है कि ऑपरेशन के पहले आपकी आवाज़ कैसी थी। अगर ऑपरेशन के पहले ही आपकी आवाज़ में परिवर्तन आया था तो हो सकता है आपकी आवाज़ में परिवर्तन कुछ ज़्यादा वक्त के लिए भी रह जाए। यानी ये सभी बातों पे डिपेंड करता है। लेकिन जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि थायराइड के ऑपरेशन के बाद में आपके आवाज़ में परिवर्तन आना ये सबसे कॉमन है। तो यूजुअली अगर आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वैसे केसेस में 3 से 6 महीने लग सकते हैं आपको आपकी आवाज़ को कम्प्लीटली रिकवर और नॉर्मल होने में। यानी आपकी आवाज़ जो ऑपरेशन के पहले थी वैसी आने को कम से कम 3 से 6 महीना लग सकता है। यानी आपको इतने महीनों का धीरज रखना पड़ेगा। लेकिन कभी कभार ऑपरेशन के दौरान अगर आपकी थायराइड की नस कट चुकी है, ओके, तो वैसे केसेस में आपका जो आवाज़ का चेंज है ये कहीं ना कहीं हद तक परमानेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया ड्यूरेशन कि कितना वक्त लगता है आपकी आवाज़ को ठीक होने को और क्या ये टेम्पररी या तो परमानेंट है। ठीक है, अब ये जानते हैं कि ये जो आवाज़ के परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं। तो देखिए, अगर आपकी
रिकरेंट लैरिंजल नर्व को अगर डैमेज हुआ है तो वैसे केसेस में आपकी जो आवाज़ है वो काफ़ी खराश वाली हो सकती है, जिसको हम हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी सुपीरियर लैरिंजल वाली नस को अगर डैमेज हुआ है तो वैसे केसेस में आपका जो आवाज़ का जो प्रोजेक्शन जो होता है वो भी कहीं ना कहीं हद तक असर करता है। अब इसका क्या मतलब होता है? देखिए, अगर आजू बाजू का माहौल अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ वाला है तो वैसे केसेस में हम स्वाभाविक है बहुत चिल्ला के बात करेंगे, तो इसको हम हाई प्रोजेक्शन वॉइस कहते हैं। या तो फिर अगर आप संगीत गाते हैं, गाना गाते हैं, तो वैसे केसेस में जब हाई पिच वॉइस होता है ये भी कभी कभी डैमेज हो सकता है। यानी ये दोनों जो डैमेज है ये आपकी आवाज़ के बाद में बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं, ठीक है। अब चलिए ये जानते हैं कि आपकी जो आवाज़ का जो परिवर्तन जो आया है उसको हम कैसे कई हद तक ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ खास प्रकार की एडवाइजेस हम कहते हैं। सबसे पहली है कि ऑपरेशन के बाद में आप धूम्रपान अगर करते हैं तो उसको बंद कीजिए। दूसरा, जहाँ तक हो सके कुछ देर के बाद में आप गुनगुना पानी पीते रहिए। जितना अच्छा हाइड्रेशन रहता है उतनी आपकी आवाज़ अच्छी होती है। आजू बाजू का अगर आपका वातावरण अगर बहुत ही सूखा है तो वैसे केसेस में हम ह्यूमिडिफायर का भी इस्तेमाल करने को कहते हैं। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कुछ वक्त के बाद में आपकी आवाज़ को आराम देना है, जिसको हम वॉइस रेस्टिंग कहते हैं। तो जहाँ तक हो सके अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप ज़्यादा बातचीत ना करें। अगर आप बातचीत करते भी हैं तो कुछ देर के लिए बात कीजिए, फिर रुक जाइए, फिर वापस शुरू कीजिए। फ़ोन कॉल है या तो फिर किसी से पर्सनल रूबरू बातें हैं, उसका भी ड्यूरेशन आप कम ही रखें। जब आप बातचीत करते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से बात ना करें, बहुत ज़्यादा चिल्लाइए नहीं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि बहुत से लोगों को नॉन स्पीच वॉइस यूज़ करने की आदतें होती है, जिसको हम वॉइस का क्लियरिंग कहते हैं। तो क्या होता है, खांसते वक्त बहुत लोगों को आदतें होती है खांसते रहने की, या तो फिर बेल्चिंग जिसको कहते हैं डकारे लेने की, या तो फिर एक अलग ही गले गर्दन में एक अलग प्रकार का आवाज़ क्रिएट करने की। तो अगर आपको ऐसी सभी आदतें हैं तो आपको उन आदतों को बंद करना रहेगा। तो ये कुछ चेंजेस है जो आप आपकी लाइफ में कर सकते हैं, जिससे आपके आवाज़ में जो परिवर्तन आया है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। लेकिन वॉइस रेस्टिंग और मिनिमम वॉइस यूज़ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए ये जानते हैं कि कितना वक्त लग जाएगा आपकी आवाज़ को ठीक होने को। तो जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया कि 3 से 6 महीने का धीरज आपको रखना पड़ेगा। लेकिन अगर 3 से 6 महीना आपने धीरज रखी है और ये सभी आवाज़ की आपने एडवाइस फॉलो किए, अगर उसके बावजूद भी आपकी आवाज़ ठीक नहीं हुई है तो क्या करेंगे? तो ऐसे केसेस में हम एडवाइस करते हैं आपको एक खास प्रकार की टेस्टिंग की, जिसको हम कहते हैं लैरिंजोस्कोपी। तो ये लैरिंजोस्कोपी के दरमियान आपकी जो वोकल कॉर्ड की अंदर की जो हलन चलन है, मूवमेंट है, उसको हम टेस्ट करते हैं। और ये जो मूवमेंट है इसको एक बहुत ही खास साइंटिफिक स्केलिंग में हम इसको कहते हैं, जिसको कहते हैं GRBAS स्केलिंग। तो ये स्केलिंग के दौरान हम देखते हैं कि आपकी आवाज़ का रफनेस कितना है, आपकी आवाज़ का ब्रेदीनेस कैसा है, आपकी आवाज़ में A फॉर एस्थेनिया यानी कि वीकनेस या तो कमज़ोरी कितनी है, और S फॉर स्ट्रेन आपकी आवाज़ में कितना तनाव आ रहा है। इन सभी के हिसाब से लैरिंजोस्कोपी के द्वारा आपकी आवाज़ को हम ग्रेडिंग कहते हैं। तो इस ग्रेडिंग में 0 ग्रेडिंग आती है तो इसको हम नॉर्मल मानते हैं, और 3 वाली ग्रेडिंग ज़्यादा डैमेज की गई ऐसा माने जाते हैं, ठीक है। तो लैरिंजोस्कोपी के बाद में हो सकता है कि आपको आगे की जो वॉइस थेरेपी है वो सजेस्ट भी की जाए। बहुत सी बार लैरिंजोस्कोपी के बाद में हम खास प्रकार के जो दवाइयों के जो इंजेक्शन होते हैं ये भी कभी कभार नस के अंदर इंजेक्ट करते हैं ताकि रिकवरी अच्छे से हो। कभी कभार एक खास प्रकार की ऑपरेशन होती है जिसको हम मीडियास्टिनल थायरोप्लास्टी कहते हैं। कुछ मरीजों में ये भी परफॉर्म किया जाता है।
आजकल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एक्सपेरिमेंटल जोन में एक नई ट्रीटमेंट का जो उल्लेख हुआ है, जिसको हम कहते हैं री इनर्वेशन ऑफ नर्व सप्लाई। ये ज़्यादा करके जहाँ पे नस कट गई है वैसे केसेस में हम एडवाइस करते हैं। जब नस कट जाती है तो इसके वजह से आपकी वोकल कॉर्ड के अंदर कभी कभार पैरालिसिस भी हो सकता है। तो इस तकनीक में हम क्या करते हैं, जो भी नस कट चुकी है उसका एक हिस्सा बाकी की जो नस जो अच्छे से काम करे उसके साथ में हम जोड़ा जाता है। तो ये कई हद तक एक एक्सपेरिमेंटल एक ट्रीटमेंट का एक ऑप्शन है, लेकिन बहुत सी बार अगर आपके केस में ये लग सकता है ये हेल्पफुल होगा तो आपको डॉक्टर इसका भी सुझाव कर सकते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट ये आ जाता है मरीजों का कि क्या ये जो आवाज़ का जो परिवर्तन है, क्या हम इसको कम कर सकते हैं, क्या हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो देखिए, इसके पीछे का आंसर एक बहुत ही कन्फ्यूजन वाला और ग्रे एरिया का आंसर है। क्योंकि क्या होता है, ये जो दोनों जो नसें जो मैंने बताई ये थायराइड की ग्रंथि के बहुत ही नज़दीक है, और इसके वजह से इन नसों को कम्प्लीटली बचाना और आपकी आवाज़ में चेंजेस ना ही आए, ऐसा करना कभी कभार डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन हाँ, आपके अगर थायराइड के जो ऑपरेशन करने वाले जो सर्जन डॉक्टर है, अगर वो काफ़ी अनुभवी है और काफ़ी उन्होंने पहले ऑपरेशन किया है, तो उनको डेफिनेटली पता होता है कि कैसे इन नसों को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए। आजकल ऑपरेशन के दौरान एक ख़ास प्रकार की नर्व की मॉनिटरिंग की सिस्टम भी आ चुकी है, जिसका भी हम इस्तेमाल करते हैं ताकि आपकी नस को कम से कम डैमेज हो। हर एक जो ऑपरेशन करने वाला जो सर्जन डॉक्टर है ये यही कोशिश करता है कि आपकी नसों को हम कम से कम नुकसान पहुंचाएं। लेकिन जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि ये जो डैमेज होना एक बहुत ही हद तक कॉमन है, और ये डैमेज सिर्फ ऑपरेशन के वजह से नहीं होता है, ये डैमेज मैकेनिकल के वजह से होता है, कॉटराइजेशन के वजह से होता है, एनेस्थीसिया की इफ़ेक्ट की वजह से होता है, बड़े हुए गॉइटर की वजह से हो सकता है। तो ये सब वजह से भी वॉइस में परिवर्तन आना कॉमन है, यानी कम्प्लीटली इसको अवॉइड करना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, अगर ये सभी तकनीक के बाद में भी अगर आपकी आवाज़ में ठीक नहीं लग रहा है तो वैसे केसेस में हम वॉइस थेरेपी का भी इस्तेमाल करने को कहते हैं। तो वॉइस थेरेपी ज़्यादा करके उसके लिए खास अलग प्रकार के वॉइस थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट और वैसे डॉक्टर्स होते हैं, पैरामेडिकल डॉक्टर्स होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे। ये जो वॉइस थेरेपी जो होती है ये सिर्फ एक सिटिंग में नहीं होती है, इसकी कुछ मल्टीपल सिटिंग्स लगती है। तो अगर आपकी आवाज़ में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो आप आपके डॉक्टर से बात कीजिए, हो सकता है आपके केस में वॉइस थेरेपी भी कुछ हद तक काम कर जाए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, ये जो वीडियो है ये थायराइड के ऑपरेशन की सीरीज़ का वीडियो है। तो अगर आपको आपके डॉक्टर ने थायराइड का ऑपरेशन सुझाव किया है तो ऑपरेशन के पहले आप ये सभी वीडियोस अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि ऑपरेशन कैसे होगा, किस तरीके का होगा, ऑपरेशन के दरमियान क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, घर पे जाने के बाद में आप कैसे आपका ख्याल रखें और कैसे नेक एक्सरसाइजेस कीजिए ताकि आपकी रिकवरी फटाफट हो जाए। ठीक है, और अगर डॉक्टर ने आपको बोला है ये ऑपरेशन करने को तो नीचे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिखिएगा कि क्या वजह से ये ऑपरेशन करने को बोला है। और अगर आपने ऑपरेशन कराया है तो वो भी लिखिए आप कमेंट बॉक्स में कि आपको ऑपरेशन के बाद में क्या तकलीफ़ हुई थी और क्या चीज़ से आपकी तकलीफ़ सॉल्व भी हुई थी। क्योंकि आप ही की तरह बहुत सारे और भी व्यूअर हैं जो ये वीडियोस को देखते रहते हैं और उनके लिए ये पॉइंट काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। अगर आपको आज का इस वीडियो देखने के बाद में कुछ अच्छी जानकारी हासिल हुई हो तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड और ख़ास करके डायबिटीज़, थायराइड और हार्मोन के रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। और बाजू में एक बेल आइकन है, अगर आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे मेरा नया वीडियो आएगा आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जी हाँ, हर बार की तरह नीचे कमेंट बॉक्स मौजूद है। अगर आपको आपकी थायराइड या हेल्थ के रिलेटेड कोई भी निजी पर्सनल सवाल है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पढ़ते रहती हूँ इन कमेंट्स को और जल्द से जल्द जवाब देने की भी कोशिश करती हूँ। अगली बार हम वापस मिलेंगे कुछ एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक आप आपकी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते।